हेलो। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 2 लेक्चर कर लिया है। अभी हम लोग का 3rd लेक्चर है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम लोग जो बेसिक फोर्स और उसके इफ़ेक्ट वगैरह था वो पढ़ लिए थे, फिर इनर्शिया पढ़ लिया था, उसका टाइप भी पढ़ लिए थे हम लोग। अब हमें पढ़ना है, हाँ, मोमेंटम भी पढ़े थे हम लोगों ने, मोमेंटम भी पढ़ लिए थे। और अभी हम लोगों को पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन एंड लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम तो हम लोग पढ़े थे, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने, ये देखिए लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो बहुत फेमस है फिजिक्स में। कोई भी इंसान आपको रैंडम पूछ देगा कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जानते हो, न्यूटन का सिद्धांत जानते हो, तो चलिए हम लोग न्यूटन का जो सिद्धांत है उसको पढ़ते हैं। गति का सिद्धांत हिंदी में बोला जाता है, ठीक। और ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे थोड़े भी अच्छे मैट्रिक वगैरह तक पढ़े हुए हैं। और इतना तो पक्का हमेशा जानते रहते हैं कि हाँ न्यूटन के लॉ होते हैं। किसी से पूछना होता है तो पूछ देंगे, उसमें से पूछेंगे 3rd वाला कि न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन बताइए। तो हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक। अब देखिए न्यूटन साहब ने क्या बोला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए, कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते रहेगा, कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, a body will remain at rest or in uniform motion until an external force applied on it, ठीक। न्यूटन ने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म मोशन से अगर वो मूव कर रहा है तो वो उसी कंडीशन में मूव करता रहेगा या रेस्ट पे ही रहेगा, कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। ओके, तो यही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अच्छा, एक्चुअली देखिए इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया के डेफिनेशन भी ऐसा ही होता है कि इट इज एन एबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। या ये भी बोल सकते हैं कि कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच रिमेन इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लिखे, इसमें हम लोग बोल सकते हैं अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चेंजेज लाने के लिए कौन सा फोर्स उनमें चाहिए, अनबैलेंस फोर्स, ठीक।
अब देखिए गैलीलियो ने ही इनर्शिया का ये किया था, रूल दिया था या इनर्शिया को बताया था, गैलीलियो ही, तो इसलिए इस लॉ को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया को पढ़ के ही न्यूटन ने अपना लॉ दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखने के लिए हम लोग क्या क्या एग्जांपल लेते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल जो होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वगैरह पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, फिर जर्क, जर्क लगता है, अच्छा यही वाला जर्क है ना, हाँ यही है जर्क। फिर आप चौथा हम लोग बोल सकते हैं ग्लास का जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं कि मान लीजिए एक ग्लास है, एक ग्लास है, ठीक, इस पे कार्डबोर्ड, ये कार्ड जो पत्ता होता है जो खेलते हैं लोग, उस पे कॉइन रख दिए और इस कार्ड पे हम लोग फोर्स एक लगाते हैं तो वो क्या होता है, कार्ड पार हो जाता है ग्लास के ऊपर और कॉइन जो होता है नीचे गिर जाता है। तो ये भी क्या है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का ही क्या है, रूल, ये है एग्जाम्पल है। कॉइन ऑन द कार्ड, प्ले कार्ड बोला जाता है इसको, प्ले कार्ड। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है ये सब। और इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या स्पीड से या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो उसी में मूव करता रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना उसको आकर के डिस्टर्ब करे या उस पर अप्लाई हो तब तक। ठीक, तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है, कुछ एग्जाम्पल है इसके। और देखिए मैक्सिमम जो भी इनर्शिया का एग्जाम्पल है, जो भी इनर्शिया के एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि वो एग्जाम्पल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का भी है। ठीक, जो भी जैसे मान लीजिए कि हम लोग सुबह सुबह उठते हैं और बेडशीट उठा करके उसको झाड़ते हैं, तो बेडशीट अगर झाड़ते हैं तो उसमें से देखिएगा कि डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं। क्यों, क्योंकि डस्ट पार्टिकल और बेडशीट पहले सेम सिचुएशन में, स्टेट में रहते हैं, रेस्ट में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चादर को मोशन में ला देते हैं और जो डस्ट है वो रेस्ट में ही रहता है, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। या कपड़ा धोने के बाद ऐसे हम लोग करते हैं, झाड़ते हैं, तो उसमें से भी वाटर ड्रॉपलेट जो बाहर आती है तो किसके वजह से आता है बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट एंड जो कपड़ा है वो क्या होता है, दोनों सेम स्टेट में रहते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन जैसे ही हम लोग कपड़ा को क्या करते हैं, झाड़ते हैं, तो कपड़ा तो मोशन में आता है लेकिन वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाता है, वो रेस्ट में ही रह जाता है, वो बाहर आ जाता है। समझ में आई बात। तो ये सारे चीज़ें जो है एग्जाम्पल्स जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ को है। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग दो तीन तरीके से डिराइव करेंगे। और न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ना हमें प्रोवाइड कराता है कि कितना फोर्स जो है हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। ठीक, तो वो देखेंगे हम लोग। और जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ से ही डिराइव होता है। हम लोग फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगता है वो कैसे, फोर्स तो लगता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो कितना लगता है वो हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से, वो देखते हैं क्या है।
न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या बोला है वो हम लोग देखते हैं। ये बोले हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो उस ऑब्जेक्ट के मास एंड उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुन लीजिए, दो तरीके के डेफिनेशन बताऊंगा। पहला तो ये एक्सेलरेशन के फॉर्म में, फर्स्ट डेफिनेशन हमारा रहेगा एक्सेलरेशन के फॉर्म में। वो क्या रहेगा कि किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कितना लगेगा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट मास ऑफ दैट बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी। कहने का मतलब है कि जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास एंड उस बॉडी में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो देखिए लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, a force applied on an object is directly proportional to the product of mass of that body and acceleration produced in that body। ठीक, कहने का मतलब है कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कितना टाइम हो रहा? 9:40। हाँ, चाबी वहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए, आपका रिकॉर्ड करते करते कुछ कन्वर्सेशन भी हो गई छोटी सी। ठीक, तो ये एक अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ये बॉडी है। ठीक, इसका मास m है। ठीक, एक फोर्स F हमने इस पर लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। ओके, जैसे ही हम फोर्स लगाए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ ये मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस बॉडी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे ना, और इसके जगह पे एक कांस्टेंट लगाएंगे। ओके, और जैसे मास एंड एक्सेलरेशन है वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, F इक्वल टू क्या आ गया, K इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो K कोई कांस्टेंट होगा, K क्या होगा, K इज कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट होगा। ओके, ये एक डेफिनेशन और एक ये हो गया किसके अकॉर्डिंग, हमारा एक्सेलरेशन और मास के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने आप लोगों को मोमेंटम भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा, मोमेंटम। एक और हाँ चीज़ देख लीजिए, अब F इक्वल टू के एम ए कॉन्स्टेंट को हटा दीजिए तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट क्या होगा, देखिए फोर्स का यूनिट हो जाएगा आपका, मास का यूनिट क्या होगा kg, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन, तो न्यूटन का डेफिनेशन अगर हमें पूछना पड़े कि 1 न्यूटन कितना फोर्स होगा, तो वो हम क्या बताएंगे, 1 न्यूटन कितना फोर्स होगा। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि 1 न्यूटन फोर्स होगा कि जब हम 1 केजी मास के ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देंगे, तो उस फोर्स को 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब 1 केजी मास को हम लोग फोर्स लगा करके 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देंगे, उतना ही फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स कितना कहलाएगा बेटा, कि कोई 1 केजी का मास होगा, उसको अगर हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा देते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। अगर किसी 1 केजी के मास है, ये मान लीजिए मास है जिसका कितना है, 1 केजी मास है, और वो एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो जो फोर्स लगा वो कितना होगा बेटा, 1 न्यूटन। ये याद रखिएगा, ये बहुत लोग फंस जाते हैं। समझ में आई बात। ये याद रखिएगा, जो बॉक्स में लिखा है ना, ये बॉक्स को याद रखिए। ब्लैक कर देता हूँ इस बॉक्स को, ताकि आपको पता चल जाए 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। समझ में आई बात, 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, समझ में आ गई बात। तो देखिए, एक तो ये हो गया। अब देखिए, सॉरी थोड़ी सर्दी की झलक आ गई है, होते रहता है। तो अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन इसी का देखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ का। न्यूटन सेकेंड लॉ का हम लोग दूसरा डेफिनेशंस भी देखेंगे, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी में अगर मास है, उसमें कुछ वेलोसिटी हो, तो उसका मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। यही था हम लोगों ने पढ़ा था, मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम हम लोग पढ़े थे, तो उसमें एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, चेंज इन मोमेंटम पहले आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। चेंज इन मोमेंटम पहले हम पढ़ाते हैं आपको, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। समझ में आई बात। तो मोमेंटम हम लोगों का था मास इनटू वेलोसिटी। चलिए, पहले हम लोग मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P विद वेक्टर साइन। ओके, तो मास इनटू वेलोसिटी हम लोगों ने देखा था। ओके, अब देखिए, ये जो मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा बेटा, वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। जिधर इसका वेलोसिटी होगा, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, उधर ही होगा, उधर ही उसी डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि हम कोई बॉडी को, एक बॉडी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। ओके, इसके पास मास है। ओके, और ये कुछ इनिशियल स्पीड से चल रहा है, कुछ तो इनिशियल स्पीड है इसका। ओके, ठीक। ये मास तो चेंज नहीं होगा स्पीड चेंज होने पे, तो इनिशियल केस ये है। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम हम निकालेंगे, तो मास इंटू U1 हो जाएगा, या यू ही बोलते हैं, U1 नहीं, यू बोलते हैं, ठीक। ओके, अब मान लीजिए इस पर कोई फोर्स लग गया। क्या लग गया, फोर्स। ओके, अब फोर्स लग गया, तो इसका जो अब नया जो बनेगा आफ्टर फोर्स, चलो फोर्स हटा देते हैं यहाँ से, फोर्स यहाँ लिख देते हैं, फोर्स मास, और अब जो इसका स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, v, यानी कि फाइनल। इनिशियल क्या था, mu, और अब क्या आ गया मोमेंटम, mv, ये आ जाएगा, ठीक। ओके,
तो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, या इसको फाइनल बोल देते हैं, इक्वल टू फाइनल भी। ठीक, अब देखिए हमें चेंज इन मोमेंटम क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम चाहिए, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा बेटा। ओके, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम हमारा कितना है बेटा, फाइनल P2, यानी कि P2 माइनस P1, डेट इज क्या है, P2 का वैल्यू क्या है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि V, ओके, और माइनस P1 यानी कि P1 का क्या है, मास इंटू U। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग m को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, सॉरी कॉमन, तो m बाहर आ गया, तो v माइनस यू आ गया ना। तो ये हमारा ये जो डेटा इसको छोड़ देते हैं, अभी तक इसको यही आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक के यूज करेंगे इसमें, जो नेक्स्ट जो अभी हम लोगों का चल रहा है ये न्यूटन सेकेंड लॉ, तो उसमें हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो एक चीज़ याद रखिएगा अभी डिराइव हो गया ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं ना। तो मास और इसका बराबर क्या हो जाएगा a, यानी कि ये क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या आ गया बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यही तो हमें अभी पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक, अब ये बताने वाले हैं, ये तो स्टार्ट बता दिया ऐसे ही इसी में, लेकिन यही अभी हम लोग बात करने वाले हैं। समझ में आई बात, यही तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरे लाल पीले हरे बच्चे जितने भी हैं। ठीक, तो ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए और इसके गो थ्रू होइए इससे। अब हम ये हो गया, अब हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू आ गया P2 माइनस P1, यानी कि mv माइनस m1। ठीक, mv माइनस m1 आ गया, यानी कि m इंटू वी माइनस यू आ गया। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, क्या यूज करेंगे, और इससे प्रूफ भी कर दिए थे कि m इंटू वी माइनस यू को हम लोग एक्सेलरेशन बोल दिए थे, एम ए आ गया इक्वल टू फोर्स आ गया ना, यानी कि एम ए तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाले है ना, चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू कितना आया एम ए, और एम ए को हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या होता है बेटा, फोर्स, अभी इससे पहले ही निकाला डिराइव करा है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, बस यही यहाँ पे लिखेंगे, अभी यही क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तबीयत खराब होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ा आता है फिजिक्स, ये जो फिजिक्स है मोमेंटम ये सब बहुत मज़ा आता है। जिंदा, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, ये तो ऐसे भी आने ही वाला है, इसको रहने देते हैं बेटा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ of motion, the force applied on an object
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा डायरेक्टली में ई भी होता है क्या, पता नहीं, जो भी है देख लेना सब, भूल रहा हूँ मैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते रहता हूँ बेटा, तो फिजिक्स का मिस्टेक नहीं करूँगा, स्पेलिंग करूँगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टू द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी, यानी कि दैट ऑब्जेक्ट। ठीक, यही है हमारा। ये क्या बोला कि फोर्स अगर हम ये हमारा ब्लॉक है, उस पर मास है, पहले है क्या है, इनिशियल यू है, ठीक, ये पहले है, इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल, ठीक। तो इसका मोमेंट, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम क्या होगा, अभी तो निकाले थे, mu हो जाएगा, ठीक। पहले अगर इस पे फोर्स लग गया, अभी इस पे क्या लग गया बेटा, फोर्स लग गया, यानी कि इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अब क्या फाइनल हो जाएगा, ये पहले u था, अब क्या हो गया v, क्योंकि पहले फोर्स जो इनिशियल स्टेज में जिस स्थिति में था उसी स्थिति में, ठीक। अब एक फोर्स लग गया इस पे, तो अब क्या हो गया, इसके पास v आ गया, यानी कि P2। अब इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू v। तो हमारे पास क्या बोला है ये, अब देखिए ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या बोला है, स्टेटमेंट बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या बोला है बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू के, ठीक। चलो अभी नहीं इसको छेड़ेंगे, अभी ऐसे ही रखने देते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, ये बताओ। चेंज इन मोमेंटम होगा P2 माइनस P1, जो अभी निकाले थे, P2 माइनस P1, ये होगा ना, ठीक। अब देखिए F इज डायरेक्ट, P2 का वैल्यू क्या है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, यानी कि V, माइनस मास इंटू U, जो कि अभी निकाले थे हम लोगों ने, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, F ये हो गया डायरेक्टली, और M कॉमन ले लिए तो V माइनस यू हो गया, V माइनस यू हो गया। अब जा कर के इसको हम यहाँ भी कर सकते थे, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा सकते थे, लेकिन मैंने नहीं हटाया। अब हटाएंगे इसको ना, इक्वल टू K, ठीक, और M और V माइनस यू, ठीक। देखिए K कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होता है बेटा, मास चेंज नहीं होता है, मास चेंज नहीं होता है, ठीक। अब ये आ जाएगा यहाँ पे, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू के एम, और ये जो है V माइनस यू को हम लोग क्या बोलेंगे, V माइनस यू को बोलेंगे A, यानी कि F इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास आ गया K मास इंटू एक्सेलरेशन। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और हमारे पास क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला, ठीक। ये दूसरा तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक। इसको एक और तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये दो तरीका हो गया ना, एक और तरीका से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं बेटा। चलिए देख लीजिए इसको, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए पहले हम लोगों ने क्या करा कि एक मास है, उसमें इनिशियल स्पीड वेलोसिटी u था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया P1 इक्वल टू mu, ठीक। फिर उसमें फोर्स लगा तो इसमें चेंज हो गया, और फाइनल वेलोसिटी आ गया इसमें, तो फाइनल तो P2 इसमें, यानी कि अब मोमेंटम चेंज हो गया, यानी कि P2 आ गया, मास इंटू V आ गया, V है, ठीक। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम हो जाता है हमारा mv माइनस, यानी कि P2 माइनस P1 हो जाएगा।
और यहाँ से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, ये जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये होगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया था, ये आया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक, चलिए अब इसका डिराइव करते हैं तीसरे तरीके से। दो तरीका तो हो गया। अब टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा इसको हम लोग डिराइव करते हैं सेकेंड लॉ को, बड़ा मजा आएगा अभी। देखिएगा कुछ कुछ बुक में ये भी लिखा रहता है कि चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। किसी किसी बुक में उल्टा लिखा रहता है कि चेंज इन मोमेंटम है, जैसे कि चेंज इन ऐसे लिखा रहेगा, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क, इसको प्रोपोर्शनल इससे कीजिए, इसको प्रोपोर्शनल इससे करिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होता है कि मोमेंटम, क्योंकि किसी भी चेंज जो होता है मोमेंटम या कुछ भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसके वजह से होता है बेटा, फोर्स लगाने की वजह से। फोर्स लगाएंगे तभी तो मोमेंटम चेंज होगा ना। ठीक, तो ज़्यादा बेटर ये रहता है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए तीसरे तरीके से करते हैं। तीसरे तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लीजिए किसी बॉडी का P1 जो है, P1 ये होगा T1 टाइम में, ठीक, और P2 जो है मोमेंटम वो होगा T2 टाइम में, हो सकता है। ओके, यानी कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा P2 माइनस P1 अपॉन टाइम T2 माइनस T1। मैंने क्या बोला था कि P1 मोमेंटम रहेगा T1 टाइम में और P2 मोमेंटम रहेगा T2 टाइम में, यानी कि टाइम तो चेंज होगा ना। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उसमें टाइम भी तो लगेगा ना। कोई भी चेंज बिना टाइम के होता है क्या? हम लोग बचपन में पैदा लिया, इतना बड़ा हो गया तो उसमें टाइम लगा ना बेटा। कोई भी चेंज दुनिया का होता है उसमें टाइम लगता ही लगता है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो टाइम T1 पे क्या आ गया, मोमेंटम P1, एंड टाइम T2 पे क्या है, P2। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए मजा आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P2 है यानी कि mv, P1 है यानी कि mu, और अपॉन T2 माइनस T1 हो गया। अब यहीं पे इसको के कर देते हैं, F इज इक्वल टू के, और मास को कॉमन ले लिए और हम लोग क्या कर देंगे V माइनस यू और अपॉन T2 माइनस T1। अब देखिए मेरे लाल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो फिर से हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू के एम ए, आ गया ना। तीसरे तरीके से हम लोगों ने इसको ड्राइव कर दिया। देखिए मज़ा आ गया। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है एक्चुअली फोर्स के बारे में ही बता रहा है। अब फोर्स के बारे में कैसे बता रहा है वो मैं थोड़ा सा सेंटर पे आके बताता हूँ। ठीक, फर्स्ट लॉ जो बोला है कि किसी भी बॉडी में चेंजेज आएगा कब, जब फोर्स लगेगा। ठीक, फर्स्ट लॉ क्या बोला है बेटा कि किसी भी बॉडी में चेंजेस कब आएगा, जब उसमें फोर्स लगेगा, दैट इज अनबैलेंस फोर्स। ठीक, लेकिन सेकेंड लॉ बोल रहा है कि कितना फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बता रहा है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है ना, कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है, यानी कि मात्रा दे रहा है, उसका स्ट्रेंथ दे रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ बता रहा है कि फोर्स लगेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बता रहा है बेटा कि कितना फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखिएगा,
ये बातें ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं। ये न्यूटन थर्ड लॉ तो सबको पता रहता है कि कोई भी दादाजी लोग भी पूछ देते हैं कि बेटा पढ़ रहे हो कौन से क्लास में, तो 9th में, 9वीं में हो, 9वीं में हो तो ज़रा न्यूटन का तीसरा नियम बताओ। तो ऐसे ही पूछते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम बताओ अगर 9वीं में हो। दादाजी लोग भी पूछ देते हैं, ठीक, क्योंकि वो लोग पढ़े हुए होते हैं। न्यूटन लॉ जो है, और वो भी थर्ड वाला, ये तो सबको पता रहता है। और दादाजी पूछेंगे तुम नहीं बता दोगे तो बोलेंगे वो कि बेटा ये भी नहीं पता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, इतना भी आपको नहीं पता तो क्या पढ़ रहे हो, इतना महंगा महंगा स्कूल कोचिंग कर रहे हो, आपको ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पता है। दादाजी लोग आपको परेशान कर देंगे। इसीलिए न्यूटन थर्ड लॉ तो बेटा रट के ही रहना या समझ के ही रहना, रटना नहीं है, पहले समझना है और याद भी रखना है, ठीक, नहीं तो दादाजी लोग छोड़ेंगे नहीं। और एक और चीज़, ये ऐसा लॉ है कि फिजिक्स तो छोड़ो, मैथ वाले सर, इंग्लिश वाले सर और बायोलॉजी वाले सर, एसएसटी वाले सर, उन लोगों को भी पता रहता है। हिंदी वाले, इवन डेट के संस्कृत वाले सर को भी पता रहता है न्यूटन थर्ड लॉ। तो बेटा सचेत रहना सब। वो डायरेक्ट बोलेंगे कि इतना पढ़ रहे हो फिजिक्स में, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, और न्यूटन का तीसरा नियम नहीं पता, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा बेटा, और न्यूटन थर्ड लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ में न्यूटन साहब ने क्या बोला है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स उल्टी डायरेक्शन में हमारे ऊपर लगाती है। देखिए फिर से, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स हम पे लगाएगा, ठीक, वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स हम पे लगाएगा। यानी कि इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट ऑल्सो अप्लाई अ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन मी, ऑन अस, ठीक। यानी कि देखिए, और हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ के लिए दो, कम से कम एक पेयर होना चाहिए, एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ठीक, ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं पुश कर रहा हूँ कुछ फोर्स से, क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, यानी कि फोर्स लगा रहा हूँ। तो जितना फोर्स से मैं इसको पुश कर रहा हूँ ना, उतना ही फोर्स बोर्ड भी मेरे हाथ पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स बोर्ड भी मेरे हाथ पे बाहर की ओर लगा रहा है। समझ में आई बात। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ठीक, देखिएगा, मैं अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ब्लू वाला, देखिए ऐसे, ब्लू वाला अगर मेरा फोर्स है तो ये जो बाहर की ओर ब्लैक वाला आ रहा है वो क्या है, बोर्ड का फोर्स है। समझ में आई बात। क्यों, जितना मैं पुश करूंगा उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बोर्ड लगाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक, ओके। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक। और झूठ मूठ का हम लोग एक होता है ना कि एक परसेप्शन बन जाती है कि अरे ये है तुर्रम-खा है, फिजिक्स के प्रति थोड़ा सा लोगों का डर बैठ जाता है, फिजिक्स के प्रति लोगों का डर बैठ जाता है। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने के लिए आपको उस सब्जेक्ट में घुसना पड़ता है, बहुत बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट समझ में आने लगती है तो खुद ही अपना इंटरेस्ट उसमें जनरेट होने लगता है। समझ में आई बात। तो समझने के लिए आपको गो थ्रू होना पड़ता है उस सब्जेक्ट से, उसमें आपको अच्छा टाइम देना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है,
विथ स्मार्टनेस। मैं हमेशा देखिए, मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ, हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस। ठीक, विदाउट स्मार्टनेस का हार्ड वर्क का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह पाता, उसका आउटपुट बहुत कम आता है। अगर मान लीजिए कि आप 10 आवर पढ़ रहे हैं, 10 आवर आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपका हार्ड वर्क हो गया। अब 10 आवर में आप क्या पढ़ रहे हैं, बस जो कुछ भी पढ़े जा रहे हो, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या है, क्या ज़रूरत है, किस चीज़ को पढ़ना है, वो आप पढ़े जा रहे हैं। लेकिन स्मार्टनेस कब आता है, जब आपके पास सिलेबस हो। ठीक, फिर आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आएगा क्या, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो जो पता रहेगा वो चीज़ पढ़ना। एक ऐसे बुक लेके बस बैठे हुए 10 घंटे बैठे हुए, वो हार्ड वर्क हो रहा है हमारा, चेयर टेबल पर बैठे हम संतुष्ट है खुद को बोल करके कि देखो 10 घंटा मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, एवरेज आउटपुट आ रहा है। लेकिन वही स्मार्टनेस के साथ अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो ये 10 घंटा ज़रूरत ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, 6-7 घंटे भी अगर स्मार्टनेस से पढ़ रहे तो आप किसी भी कंपटीशन को फोड़ने के लिए काफ़ी हो, किसी भी कंपटीशन को आप फोड़ने के लिए काफ़ी हो। 6 से 7 घंटे अगर कंसिस्टेंट स्मार्टनेस के साथ अगर वर्क कर रहे हैं तो आप किसी भी कंपटीशन को फोड़ सकते हो। तो इसीलिए डू हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस ऑलवेज, ये लाइन जो है ना याद रखिए। हार्ड वर्क सब करते हैं, एक बात याद रखिए, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, गधा से ज़्यादा कोई हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क गधा भी करता है, लेकिन कीमत किसका होता है ज़्यादा, घोड़े का। घोड़ा कितना काम करता है, साल में 2-4 रेस दौड़ेगा, उससे ज़्यादा दौड़ता है क्या वो, नहीं। और गधा रोज वजन ढोते रहता है, सामान ढोते रहेगा। तो यही बात है, आप लोग समझिए बातों को और हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस कीजिए। चलिए, और न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ of motion, if a body apply force on another body, then another सेकेंड बॉडी बोल देते हैं इसको, सेकेंड बॉडी कोई पेयर है उसमें, ठीक, सेकेंड बॉडी, देन सेकेंड बॉडी ऑल्सो अप्लाई अ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑन बॉडी वन। ठीक, कोई एक बॉडी है, ठीक, वो फोर्स लगा रहा है दूसरे बॉडी पे, तो जो दूसरे बॉडी भी है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाएगा। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, इक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, ठीक, मार्क कर दिया है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया इक्वल फोर्स एंड अनइक्वल, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें दूसरा एक क्वेश्चन ये दूसरे तरीके से डेफिनेशन लिखाता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। एवरी एक्शन इज
इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। ठीक, ये दो तरह का आपका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए हिंदी में लिख लेते हैं, जो दादाजी लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए दादाजी लोग यही पढ़े हुए थे हिंदी मीडियम से। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत बराबर एंड विपरीत की बराबर और विपरीत। ठीक, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए दादाजी वाला भी डेफिनेशन हो गया। ठीक, तो याद रखिए कि हम लोग अगर किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी हमारे ऊपर क्या लगाएगा, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने ये बोर्ड को पुश करा, क्या करा, पुश करा, तो बोर्ड भी मुझे उतना ही फोर्स से, जितना फोर्स से मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूँ उतना ही फोर्स से वो बोर्ड भी मुझे पुश बैक कर रहा है। मैग्नीट्यूड में उतना ही फोर्स रहेगा, इक्वल रहेगा, बट उसका डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, अपोजिट रहेगा। क्या रहेगा, अपोजिट। समझ में आई बात? तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे होते हैं। ठीक, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं क्रिया और प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन और रिएक्शन पेयर के बारे में बताते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के बारे में बताते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि मैं बोर्ड को फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक, तो एक पेयर ऑब्जेक्ट चाहिए, एक तो मैं हो गया, एक बोर्ड, यानी कि दो हो गए, पेयर हो गए। एक मैं मेरा यानी कि हाथ और ये बोर्ड, तो दो चीज़ हो गए यानी कि एक पेयर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं पुश कर रहा है इस बोर्ड को, वाइट बोर्ड को मैं पुश कर रहा हूँ, तो मैं एक्शन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, एक्शन कर रहा हूँ। बट जब उधर से बोर्ड भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो थर्ड लॉ के लिए एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक, एक्शन और रिएक्शन होना बहुत जरूरी होता है। समझ में आई बात? अब देखिए मान लीजिए कि ये एक कुली है, कुली के सिर पे क्या है, बोझ है, लोड है। ओके ओके, अब देखिए कुली का सिर पे जो है ये लोड है, ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। ठीक, और कुली का हेड जो है ऊपर की ओर लगा रहा है ना। ये देखिए ये लोड है, ये बहुत भारी होता है ना, 50-60 केजी का सामान बैग उठा कर कुली चल रहा है, तो वो क्या लग रहा है, नीचे लग रहा होगा। ठीक, ये फोर्स कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, mg, ग्रेविटेशनल मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल। और उतना ही फोर्स क्या करेगा, हेड उसको ऊपर की ओर पुश किए हुए रहेगा। यानी कि जो ये वाला जो फोर्स है, जो डाउनवर्ड फोर्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, एक्शन। और ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है इसको बोलेंगे क्या, रिएक्शन। ठीक, यानी कि जो पहला फोर्स जो लगाते हैं, जो पहला फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो हो गया एक्शन, उसके रिटर्न में उतना ही फोर्स उल्टे डायरेक्शन में अगर हम पे लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा याद रखिएगा। और ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत मिल जाएंगे आपको, इसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, देखिए वर्बली बता दे रहा हूँ, इसको रब कर देते हैं, लिख के बताएंगे।
देखिए एग्जाम्पल्स, पहला वॉकिंग, क्या होता है, हम लोग जब वॉक करते चलते हैं तो हमारा पैर क्या करता है कि ज़मीन को फोर्स लगाते हैं, सरफेस को, ठीक, हमारा पैर क्या करता है, सरफेस को, तो जितना फोर्स हमारा पैर सरफेस को लगाता है उतना ही फोर्स सरफेस भी हमें आगे की ओर, ऊपर की ओर लगाता है, और हम लोग क्या होता है, मतलब आगे जिस एंगल पे हमारा पैर सरफेस पे फोर्स लगाता है उतना ही एंगल पे और उतना ही फोर्स उल्टी डायरेक्शन में क्या लगाता है, सरफेस भी ऊपर लगाता है। दूसरा रिकॉइलिंग ऑफ गन, देखिए गन आप मूवी वगैरह में देखते होंगे या आर्मी ड्रिल होता है, आर्मी में इनका इंडियन आर्मी का जो ड्रिल होता है तो उसमें देखिए कि जब गन चलती है तो जैसे गोली आगे निकलती तो जो गन होता है वो पीछे की ओर आता है, यानी कि जितना फोर्स से गन जो है गोली पे, बुलेट पे फोर्स लगाती है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट भी लगाती है, ठीक। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन भी हमारा हो गया। रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक। अब रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है कि रॉकेट जब देखिए ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, अब ये ऊपर जाता है कैसे, जब इसके पीछे धुआं बहुत तेजी से बहुत फोर्स लगा करके पीछे की ओर पुश करता है और नीचे सरफेस रहता है ज़मीन, तो धुआं बहुत तेज स्मोक जो होता है और हीट जो होता है क्या होता है, आग की तरह जो है नीचे धुआं फेंकता है, तो जितना फोर्स ये स्मोक और ये जो हीट वगैरह फोर्स नीचे लगाएगा उतना ही उल्टे डायरेक्शन में सरफेस क्या करता है, ये जो धुआं जो क्या धुआं अगर पीछे की नीचे की ओर आ रहा है तो जितना फोर्स से उतना ही फोर्स से धुआं क्या करेगा, इस रॉकेट को ऊपर की ओर पुश करता है और रॉकेट क्या होता है, लॉन्च होता है, ठीक। चौथा, किसी को आप थप्पड़ मार रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, तो जितना आप थप्पड़ मारिएगा तो जो आपका फोर्स आपने स्लैप करते समय फोर्स लगाया उतना ही फोर्स जो सामने वाला का गाल है वो भी लगाता है, बट फील हमें नहीं हो पाता है, ठीक। तो स्लैपिंग नहीं, ये नहीं बोलेंगे, नहीं तो लोग झगड़ा न्यूटन थर्ड तुरंत लगाने लगेगा सब बच्चे लोग। अब बोले कि देखो न्यूटन थर्ड लगा। बोट, when we jump on the bank of river from the boat, देखिए बोटिंग में अगर आप लोग गए होंगे, बोट पे चढ़े होंगे, तो बोट पर से किनारे पे उतरते समय जैसे ही आप किनारे के लिए कूदिएगा बोट से, तो बोट थोड़ा पीछे की ओर जाता है, ठीक। कूदते समय हम लोग क्या करते हैं कि जो फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स बोट भी हमारे ऊपर लगाता है और इससे हम लोग किनारे के ऊपर जंप कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम ETC ही लिखेंगे क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत है, 20, 25, 50 दे सकते हो, ठीक। ये सोचने के ऊपर है आप लोग, ठीक ना। अभी हम ये इसमें दीवार में अगर मारेंगे तो दीवार भी हमें मारेगा, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक। हॉकी वगैरह या क्रिकेट खेलते हैं या कैच पकड़ते हैं तो उस समय भी हमारा क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ही लगता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ का बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग सोचिए, उसको आप लोग लिखिए खुद से, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाइए, और यहाँ पे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म होता है। और हम इस चैप्टर में हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल इसमें बहुत अच्छे बनते हैं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।